हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में हाई स्कूल के द्विघात समीकरण में थे। तो अब उसमें न्यूमेरिकल इबारती प्रश्न था हम लोगों के सामने, ठीक है। तो आज उसको और सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। ये है 4.3। इसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, दूसरा जो पहले को ही बनाना था सूत्र के द्वारा ये भी कंप्लीट कर दिया था, तीसरा में पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट था। अब यहीं से इबारती प्रश्न, जिसको हिंदी में इबारती प्रश्न कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है प्रश्नावली। फोर पॉइंट 3। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4। अब पहले मैं बार बार यही समझाता हूँ आप लोगों को कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम यही है कि आप सवाल को पढ़ें और उसके मतलब को समझें। क्या कह रहा है, उसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इबारती प्रश्न में जिस चीज़ को पूछा जा रहा होता है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, जनरली मान लिया करते हैं, और जो कंडीशन प्रतिबंध दिए होते हैं उनकी सहायता से एक इक्वेशन तैयार करते हैं। चूँकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें केवल एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन। तो दिए गए कंडीशन की सहायता से इक्वेशन प्राप्त करते हैं, और जैसे ही बेटा इक्वेशन आ जाता है हम उसे हल करके उसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है। जैसे अब प्रश्न इबारती प्रश्नों में नाव तथा नदी से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, काम समय और चाल समय यानी वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम, ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बोट से संबंधित हो सकते हैं, रिवर से, और आपको एज से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा कि उम्र से संबंधित प्रश्न यानी एज से संबंधित जो प्रॉब्लम होता है उसमें जैसे पूर्व की बात करें कि आज इस समय प्रेजेंट एज से पहले 3 वर्ष पहले, तो जहाँ पहले प्रश्न आया हो, प्रश्न में शब्द पहले हो, इंग्लिश में बिफोर हो, उसके लिए हम माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ प्रश्न में आफ्टर यानी बाद में या पश्चात शब्द आया हो वहाँ प्लस। जैसे आज इस समय आपकी उम्र 15 साल है, तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो प्रेजेंट एज में से जितने वर्ष पहले का एज पूछा जा रहा होता है उतने वर्ष को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 में से 3 को घटा देंगे तो 12, ठीक है, 12 ईयर्स। और जैसे 3 वर्ष बाद पूछता है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये जानकारियाँ आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रेन से संबंधित प्रश्न होता है तो जब 2 गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हों
तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष चाल क्या होता है, उनकी चालों के अंतर के बराबर होता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी उनकी चालों के योग के बराबर होता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है या किसी बिंदु को पार कर रही है, तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय करनी पड़ती है उस पॉइंट को पार करने में, जितनी कि उस रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ट्रेन की जो लेंथ होती है उतने ही डिस्टेंस उसे चलना पड़ता है। जैसे यहाँ देखें, ये पॉइंट समझ लें आप, तो यहाँ से चलेगा, इंजन आया है ना, ये बस। तो पॉइंट हो, कोई व्यक्ति हो या कोई खंभा हो, उसे पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, जितना कि उसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये जो सामान्य चीज़ें हैं, यदि इसकी जानकारी आपको है तो फिर बहुत ही आसानी से आप केवल कंडीशन के सहारे इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन जैसे ही बन के आपके सामने आया, आप इक्वेशन को हल करा करके द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिया है, गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग के द्वारा और श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा। इनमें से किसी भी तरह से हल कर करके मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैथ में कुछ नहीं है। मैथ इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट इन होल वर्ल्ड। दुनिया की यह सबसे आसान विषय है। कोई तकलीफ़ आपको देता है तो आपका बैकग्राउंड देता है और आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके द्वारा अच्छी शिक्षा ग्रहण ना करना मैथ में। ठीक है, तो देखिए पहले ही क्वेश्चन है हमारा, एज से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, एज से संबंधित प्रश्न में पहले ही प्रश्न है, क्या है, कह रहे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। आयु का व्युत्क्रम, अब पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम क्या है। जैसे कोई संख्या है x, तो x का व्युत्क्रम मतलब 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर गुणनफल सदैव 1 प्राप्त होता है, प्रत्येक एक दूसरे की व्युत्क्रम, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल या इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु निकालना है। अभी मैं स्टार्ट में आपसे बात कर रहा था कि जो पूछ रहा होता है हम उसको मान लेते हैं वर्तमान आयु, तो हम रहमान की वर्तमान आयु क्या करेंगे, मान लेंगे। फिर आगे कंडीशन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो हम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु ज्ञात करेंगे, फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे और फिर अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, तो अब से यानी उसका जो प्रेजेंट एज है उससे 5 इयर्स आफ्टर उसका एज ज्ञात करेंगे और फिर उसका व्युत्क्रम, फिर दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। तो पहले आप प्रश्न को समझें, और जैसे एज से संबंधित प्रश्न है तो पूर्व के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस, व्युत्क्रम, जो भी जनरल चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए अब हम लगा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपको बातें अच्छे से समझ में आई होंगी इतनी। तो देखिए कह रहा है कि वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज x वर्ष है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व
रहमान की आयु बराबर x-3 वर्ष। अभी अभी आपको समझाया था कि जितने वर्ष पहले की आयु पूछेगा, वर्तमान आयु में से उतने वर्ष को घटा देंगे। 3 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है, 3 वर्ष घटा दिया। क्लियर है? फिर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम 1/x-3 वर्ष। ठीक है? अब आगे कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। देखिए अब से यानी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट एज क्या है, x है, उसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है? फिर 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम बराबर 1/x+5 वर्ष। ठीक है? जैसा कहा था कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, तो पहले मैंने 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाला, फिर उसका व्युत्क्रम मैंने आपको पहले बताया, x का व्युत्क्रम 1/x, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु x-3, तो x-3 का व्युत्क्रम 1/x-3 लिखा हुआ है। फिर कहता है 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद आयु निकाला, 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम। अब कहता है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम 1/3 वर्ष है। ठीक है? 1/3 है उसकी आयु। तो प्रश्नानुसार मतलब जैसा कि प्रश्न कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ इंग्लिश मीडियम लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा भाई, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम x-3, 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम x+5 का योग 1/3। ठीक है? अब आप एलसीएम ले ले बेटा, x-3 x+5। देखो यही प्रतिबंध है, यही प्रतिबंध है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। हो गया। अब ये x+5 प्लस x-3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। तो 2x प्लस, अब ये सिंप्लीफाई करना आपको पता होना चाहिए, ये फ्रैक्शन से एलसीएम लेके हो रहा है, +5 -3 +2। नंबर संख्याएं असमान चिन्ह के साथ हों घटा देते हैं, अनइक्वल साइन हो तो घटा देते हैं, बटे यहाँ से मल्टीप्लाई करो, x² प्लस
5x माइनस 3x माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो देखो भाई क्या होगा यहाँ से, 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x माइनस 3x, लाइक टर्म्स सजाती पद असमान चिन्ह के साथ है, माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6x प्लस 2x, तो माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6, सेम नंबर सेम साइन, सेम साइन, नंबर सेम साइन के साथ हो दैट एडिशन, जोड़ देते हैं। संख्याएं समान चिन्ह के साथ हों तो उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं, माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया बेटा आपके सामने, ठीक है। अब जैसे द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो यहाँ से आप क्या करोगे जानते हो, या तो गुणनखंड के द्वारा, केवल आपको ही भारतीय प्रश्न है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाना है, बन गया इक्वेशन। अब इसके बाद इसे हल करके x का मान निकालना है, क्योंकि रहमान की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष मैंने माना है, तो x की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। समीकरण को हल करेंगे, तो हल करने का तरीका आपने सीखा है, क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा भी हल करते हैं। कौन सा, द्विघातीय त्रिपदी बहुपद, ठीक है। और दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बना के भी सीखा है, वह भी गुणनखंड करते हैं पूर्ण वर्ग के द्वारा। एक तीसरी विधि है श्रीधराचार्य, अब इनमें से कोई भी आप लगा लो, ठीक है। तो हम गुणनखंड लगाने जा रहे हैं, इसलिए कि इससे जल्दी काम हो जाते हैं। तो देखो यहाँ जो स्क्वायर वाला पद है उसका कोफिशिएंट +1 है और अचर पद के पहले माइनस चिन्ह है बेटा, तो हम क्या करते हैं, बस इसको देखते हैं, यहाँ +1 हो, ठीक है। बीच जो मिडिल टर्म्स है, बीच वाला पद है, उसके पहले प्लस है कि माइनस है उससे हमारा मतलब नहीं, केवल हमको यहाँ +1 हो और यहाँ पर माइनस हो, जो कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है इससे मतलब नहीं, नंबर क्या है इससे मतलब है, 4 है। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसी दो संख्या ढूंढते हैं जिनका आपस में गुणा करने पर 21 मिल जाए और एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटाने पर क्या मिल जाए, 4। तो 7 3 जा 21, 7 त्रिके 21, 7 में से 3 जाएगा 4। तो देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, जो भी साइन हो लिख दो। अब 4 कैसे मिल रहा है, 7 और 3, 7 त्रिक 21, 7 3 जा 21। अब 7 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4 मिल जाएगा, ये x माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई होगा, आगे क्या है, माइनस साइन है, चेंज हो जाता है, ये सब आपको आना चाहिए। -7x प्लस 3x माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना देते हैं दो का, x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। गुणनखंड हो गया। अब लिख देंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0
तो x बराबर 7 वर्ष। फिर यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 वर्ष। अब सोचो यहाँ पर ये इनवैलिड है, अमान्य है। क्या है? अमान्य। इंग्लिश में अनवैलिड कह देंगे। ठीक है। क्यों ये अमान्य है, ये प्रश्न उठता है। इसलिए कि माइनस कोई एज नेगेटिव नहीं होती। -3 वर्ष का कोई बच्चा नहीं होता, पैदा हुआ तो 0 वर्ष। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद वो पॉजिटिव जाएगा। इसलिए इस नंबर को -3 यदि एज, क्षेत्रफल ये सब आ जाए निगेटिव तो हम हटा देते हैं। तो रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। क्लियर? यही आंसर है आपका। क्लियर है भाई? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्लास में टेस्ट होता है, शेफाली नाम की एक बच्ची है, उसके अंग्रेजी में कुछ प्राप्तांक उसने पाया, कुछ नंबर पाया, और गणित में कुछ नंबर पाया। दोनों को गणित का प्राप्तांक और अंग्रेजी का प्राप्तांक का योग क्या है भाई? 30 है। कह रहे यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, जितना उसे मिला है उससे 2 अंक अधिक गणित में मिलते और 3 अंक जितना मिला है इंग्लिश में उससे कम मिलते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, बार बार मैं यही समझाता हूँ, हर प्रश्न में कहता हूँ, बस इसके मतलब को समझ जाओ आप। कह रहा है कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, मतलब जो भी प्राप्त नंबर उसे होता है मैथ में और इंग्लिश में, उन दोनों नंबरों को जोड़ दिया तो 30 आ गया। यदि मैथ का नंबर आपको पता चल जाए तो 30 में से मैथ के नंबर को, यानी मैथ का प्राप्तांक प्लस इंग्लिश का प्राप्तांक, अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर 30। यदि मैथ का किसी भी तरह से आपको प्राप्तांक पता हो जाए तो टोटल प्राप्तांक में से मैथ के प्राप्तांक को घटा दोगे तो इंग्लिश का प्राप्तांक पता हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही ज्ञात करना है कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यह प्राप्त करना है कि वो मैथ में कितना प्राप्त करती है और इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त करती है। तो दोनों का प्राप्तांक दिया हुआ है, गणित का प्राप्तांक प्लस अंग्रेजी का प्राप्तांक। शेफाली द्वारा गणित का प्राप्तांक प्लस अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर 30 है। तो उसमें से दोनों में से हम एक मान लेंगे, एक अंग्रेजी प्लस गणित, 2 विषय है। यदि गणित का मान लिया तो योग में से गणित घटा दिया, अंग्रेजी मालूम हो जाएगा। और फिर कहता है आगे कि गणित में 2 अंक जितना है उससे 2 अंक बढ़ा देते हैं और अंग्रेजी में जितना उसका है उससे 3 अंक कम कर देते हैं, का गुणनफल, उनका गुणनफल 210 हो जाता है। यही है कंडीशन, प्रतिबंध। यहीं से आपका समीकरण प्राप्त होगा कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी वो जो प्राप्तांक है उन प्राप्तांकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ मान आ जाएगा। माना गणित में शेफाली को गणित का शेफाली द्वारा गणित का प्राप्तांक x है। ठीक है, तो शेफाली द्वारा अंग्रेजी का प्राप्तांक 30 - x हो जाएगा।
तो गणित का प्राप्तांक प्लस अंग्रेजी का प्राप्तांक, गणित का प्राप्तांक प्लस अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर 30 है। ठीक है, हम मान लेते हैं। अब माना गणित का प्राप्तांक x है, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक, भाई देखो गणित प्लस अंग्रेजी बराबर 30, तो गणित का x है तो x प्लस अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर 30, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या हो जाएगा 30 माइनस x, है ना। टोटल में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर है। अब प्रश्नानुसार क्या है, अब देखो भाई आप क्या करोगे, कहता है आगे यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक गणित में शेफाली को 2 अंक अधिक, जितना मिला है उससे 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो गणित में x प्राप्तांक है तो 2 अंक अधिक का मतलब है जोड़ और कम का मतलब क्या है, घटा। तो x में 2 जोड़ दोगे तो गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर गणित का प्राप्तांक। ठीक है, फिर अंग्रेजी में 2 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी का प्राप्तांक। ठीक है, तो हम एक ही साथ बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, एक ही साथ। गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर गणित का प्राप्तांक, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक होने पर गणित का प्राप्तांक क्या हो जाएगा, x प्लस 2, 2 जोड़ दोगे। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी का प्राप्तांक 30 माइनस x माइनस 3, आप घटा दोगे 3 अंक कम मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 30 माइनस 3 27 माइनस x। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या है, गणित में 2 अंक अधिक मिला होता तो 2 अंक अधिक मिलने पर, गणित में 2 अंक अधिक होने पर गणित का प्राप्तांक ये हो गया, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी का प्राप्तांक ये हो गया। कह रहा है आगे तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर, ठीक है, उनके अंकों का गुणनफल 210 है, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा और 27 माइनस x बराबर 210।
अब यहीं से आप गुणा कर लो, बन जाएगा, क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 27 टू जा 54 माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 210 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 27 माइनस 2x, ये प्लस है ये माइनस है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स असमान साइन के साथ हैं, घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस 25x और ये हो गया प्लस 54 और ये माइनस 210 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और यहाँ से आप घटा दो, एक प्लस है एक माइनस है, असमान साइन है, अनइक्वल साइन है तो घटा देते हैं, बड़े नंबर में से छोटे को और बड़े के पहले जो भी साइन है वो रख देते हैं। माइनस 10 में से 4 गया 6, ठीक है, यहाँ 10 में से 5 गया, एक जाएगा, ठीक है भाई, तो इसमें से आप इसे घटाओ तो ये 10 में से 4 गया 6 और यहाँ क्या बच गया 0, तो एक जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 और फिर 156। अब देखो यहाँ माइनस है, पहले माइनस साइन से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x ये प्लस 156 दिस इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन में, पहले तो ये जानो किसी इक्वेशन में जब किसी राशि से गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो उस राशि का समीकरण के सभी पदों में गुणा अथवा भाग, गुणा करते हैं तो सभी में गुणा होता है, भाग करते हैं तो सभी में भाग होता है। और जब -1 से करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, माइनस से केवल साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस, जहाँ प्लस है वो माइनस हो गया, जहाँ माइनस है वो प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया +1, ये द्विघाती त्रिपदी बहुपद, यदि इसको हटाएं तो इतनी दूर तक द्विघाती त्रिपदी बहुपद, गुणनखंड कर लो आप। तो ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करने पर देखो यहाँ क्या है, प्लस, कोई साइन नहीं है, प्लस कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, और अचर पद के पहले प्लस है। यहाँ प्लस माइनस क्या है उससे मतलब नहीं, केवल नंबर 25 है 25। तो अब ऐसी दो संख्या आप ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 156 आ जाए, ठीक है, और उन दोनों नंबर को आपस में ऐड करने पर 25, वो आपको होगा 12 × 13। कैसे, तो देखो आपको बता दो, जब बड़ा नंबर आप डायरेक्ट कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो 156 ये 2 से डिवाइड कर दो, 7 और 2 8 16, फिर 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 9 जा 39, अब नहीं कटेगा तो अब 3 से कटेगा 13 आ गया, तो ये 13 हो गया। अब इसी में से देखो 2 2 4 3 12, 12 13, इन्हीं का ना गुणनखंड है, ये है कि नहीं, गुणा करोगे यही आ जाएगा, तो इन्हीं में से हम सेट कर लेते हैं। तो देखो 2 2 4 3 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 × 13, ठीक है, करके देख लेना 156 ही आ जाएगा क्योंकि इसी के फैक्टर हैं वो, और इनको आपस में ऐड कर दो तो 25 आ गया, बस मिल गया मेरा, ठीक है। बड़े नंबर होने पर, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट यदि आप निकाल लेते हो तो कोई बात नहीं, फटाक से याद हो जाए आपको, अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 एक्स प्लस 156 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 माइनस 13, तो x माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0, डिवाइड करोगे देख लेना आएगा, उसी का फैक्टर वहाँ दिखा था, x माइनस 12 x माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 0।
क्लियर है? अब यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12। यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए x के दो मान आ गए। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 और 13। ठीक है, अब देखो आप, यदि x इज इक्वल टू 12 लिया, x क्या है? x गणित का प्राप्तांक है, तो गणित में 12 नंबर पाई कौन? शेफाली। तो इंग्लिश में कितना पाएगी? तो 12 प्लस अंग्रेजी का प्राप्तांक इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब क्या करोगे? घटा दोगे, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक, अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या हो जाएगा भाई? 30 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? 18। और दूसरा, जब यहाँ 13 लोगे, मैथ का 13 ले लोगे आप, तो 30 माइनस 13 तो क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ यदि आप लिखोगे तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि जब शेफाली का गणित में प्राप्तांक 12 है, कॉमा, तो उसका अंग्रेजी में प्राप्तांक क्या होगा? 18 होगा। या जब गणित का प्राप्तांक 13 है, कॉमा, तब अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या हो जाएगा? 17 होगा। क्लियर? यानी जब शेफाली मैथ में 12 नंबर पाएगी, चूँकि दोनों का योग 30 है, तो 30 में से 12 घटाओगे तो अंग्रेजी में 18 नंबर पाएगी। और जब 13 मैथ में पाएगी तो 17 पा लेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है बेटे, आप इसे क्या कर लो, जल्दी से उतार लो। ठीक है, इसके बाद उतार लो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समझ जाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं साफ करके बताता हूँ। ठीक है, अब आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन बताऊँ। ठीक है बेटा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब 6 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण क्या है? 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो खेत कैसा है बेटा, क्या बोल रहा है? खेत आयताकार है, मतलब रेक्टेंगुलर है। देखो आप, ठीक है। अब मान लो एक खेत है ABCD, एक आयताकार खेत है, ठीक है, जिसका विकर्ण क्या है? अब आपको पता होना चाहिए विकर्ण क्या है? दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाती है, ठीक है। तो कह रहे एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। तो देखो छोटी भुजा ये है, तो इसे हम मान लेते हैं x, इसमें 60 जोड़ दोगे तो ये विकर्ण आ जाएगा, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये 30 जोड़ दोगे x प्लस 30, तो ये आ जाएगी बड़ी भुजा, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है, केवल आप समझ जाएं तुरंत। अब आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर एक फील्ड बना दिया, उसमें जो ब्रेथ होती है वो क्या होती है? जनरली छोटी होती है, लेंथ क्या होती है? लंबाई बड़ी होती है। तो जैसा कहता है हम वही काम कर लेते हैं। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, छोटी भुजा से, और यदि छोटी भुजा से 30, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब मान लेंगे, माना खेत, आप यहाँ लिख सकते हो माना आयताकार खेत की, ठीक है, समझा के नहीं? ये भी लिख सकते हो आप, क्यों? जैसा प्रश्न रहे वैसा ही आपकी भाषा आंसर की होनी चाहिए। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर, देखो ये लंबाई मीटर में दे रहा है, x मीटर है, तो खेत की बड़ी भुजा, कह रहे हैं कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x माना, तो इसमें 30 जोड़ दो, x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है विकर्ण, खेत आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण क्या है? आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा x है, उसमें 60 जोड़ दो मीटर, ठीक है, 60 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि जब भी रेक्टेंगल होता है, ठीक है, या स्क्वायर शेप होता है, तो इसके शीर्ष कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री। एक छोटे बच्चे को भी पता होना चाहिए, जिन्हें रेक्टेंगल और स्क्वायर 6-7 में जब बात आती है तो वहाँ पढ़ा दिया जाता है कि रेक्टेंगल के एवरी वर्टेक्स एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। स्क्वायर शेप में भी राइट एंगल होते हैं। ओके, तो देखो जैसे ही यहाँ पर आप यहाँ 90 डिग्री हुआ
तो यहाँ अब आप देखोगे ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, समझा कि नहीं? तो इस चित्र में ए बी सी चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है बेटा, तो क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज में क्या है? समकोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है भाई? समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस साहब ने दिया था। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस का प्रमेय है। क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होते हैं, यानी मैथमेटिकल फॉर्म है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो क्या है भाई? देखो 60 पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ए सी क्या है? 60 प्लस एक्स का स्क्वायर, ए बी क्या है? एक्स प्लस 30 का वर्ग, प्लस बी सी क्या है? एक्स का वर्ग। क्लियर है? अब देखो आप काम करो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो तो क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab 120 एक्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ खोलोगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? देखो अब तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस, ठीक है, 900, इधर 3600 प्लस 120x प्लस एक्स स्क्वायर। अब धीरे धीरे उधर भेज दो, 2x स्क्वायर उधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 60x माइनस, तो माइनस 60x हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा भाई? प्लस 9 माइनस 36, तो 36 में से 900 आप घटा दोगे 6×3, तो माइनस 27, 2700, ये 0 आ गया। ठीक है बेटा, अब पूरा इधर वाला इधर ले लें, कोई दिक्कत नहीं, खाली देखने में अच्छा लगता है और कोई मतलब नहीं। इधर भी गुणनखंड करके 0 करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब पूरा का पूरा पद कंप्लीट टर्म्स राइट लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो देखो अब ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करने पर 2700 मिल जाए, ठीक है कि नहीं है, और घटाने पर 60, तो अब बड़ा नंबर हो गया बेटा। नहीं तो आप क्या करो, खोल दो। ठीक है, 2 से 1, 2 3 6, 2 5 10, 0, फिर 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 5
10। ठीक है, अब क्या होगा, इसे 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा और ये। ठीक है, 5 कन्ने 5, 5 3 15, 2 फिर 50 25 हो जाएगा ना। ठीक है, 5 30 5 150, 50 25। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी के 10, 50 25 हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, 7 होगा। फिर 5 1 6 3 9। चलो अब आगे पीछे हो गया तो क्या करे, 3 9 3 3 3 1। देखो इसी के गुणनखंड होंगे, आप करके देख लो। 3 3 के 9, 3 के 27 और 5 दूनी के 10, 270 10। ठीक है, अब इसी में से आप ढूंढ लो क्या करना है। ऐसी दो संख्या लेना है जिनका गुणा करने पर 2700, तो यही लोगे आप, 2700 आएगा और घटाने पर 60 आना चाहिए। तो देखो भाई, 25 चौका 100, 3 3 के 9 3 के 27, तो 50 25 और 25 50 50 दोनों के 100, तो 100 यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिल गया, 50 25 दूना 50 दूना 100 और 3 3 के 9 3 के 27, 27 घटाओगे तो हमको क्या 100 40 60 ऐसे मिलता। तो नहीं मिलेगा, गुणनखंड तो मिल जाएगा लेकिन वो घटाने पर 60 नहीं मिलेगा। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, मानो छोटी भुजा लंबा आ गया। तो देखिए 3 5 15, 15 5 75 और 75 36, 25 3 75 75 50 25 3 75, तीन 3 5 15, 15 चौका 60 45। 1 मिनट थोड़ा सा देखता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। खंड नहीं मिलेगा तो कुछ कर दिया जाएगा। करे एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं। तो मन आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है और विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण कर्ण AC का वर्ग x + 23
ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे 60 गुणे एक्स 120 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x 23 का वर्ग 900 प्लस एक्स स्क्वायर 24 2x स्क्वायर 60x प्लस 9 तो एक्स स्क्वायर -60 -2700। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब गुणनखंड करना है। चलो, तो हमें क्या दिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8 पचे 40, 40 पचे 200 और 200 और गुणे 27, 200 गुणे 27 0 0, 2 7 14 के 4, 2 दूना 25, 2 दूनी 4 दूनी के, गलत यहाँ लिखा गया ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। देखिए 25 या 75 और 75 दूना 150 दूना 300 तो 300 गुणे 9 तरीका 27। ठीक है, अब खंड तो कहाँ से आएगा, पच्चीस चौका 7 27, 6 5 30 तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 6 35 और अब 3 9 45 दूना के 90। ठीक है, आ गया। देखिए क्या खंड मिल गया, 3 दूनी 6 25 और फिर 3 तिरिके 9, 9 5 45 दूना के 90। ठीक है, तो खंड मिल गया बेटा। क्या मिल गया, कभी कभी होता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, छोटा सा था लेकिन इधर उधर करने में समय लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 20। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। ठीक है, देखो यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन तो x माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 x प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 90। यदि x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 30 अमान्य। क्यों, हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऋणात्मक है, नहीं लेंगे। तो छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 90 मीटर। बड़ी भुजा की लंबाई तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। विकर्ण नहीं पूछा है ना, नहीं, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजा यही तो है।
ठीक है, यही आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है भाई? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर कर रहे हैं तो 180 आ रहा है। ये कंडीशन है हमारा इक्वेशन बनाने का। छोटी भुजा का वर्ग, जो छोटी भुजा है उसका वर्ग बड़ी भुजा का 8 गुना है। बड़ी भुजा का 8 गुना है। छोटी भुजा का वर्ग और बड़ी भुजा का 8 गुना है। तो यहाँ पर देखो हम करते क्या हैं, मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं। माना छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या बराबर। तो देखो क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या x है तो इसका वर्ग करोगे। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, तो छोटी संख्या यदि आप लेते हो, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये करड़ी में हो जाएगा 8 गुणे बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या के वर्गमूल के 8 गुना। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि हमने छोटी संख्या माना तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, छोटी संख्या का वर्ग बटे 8। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x² बटे 8। छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है यहीं से निकालने के लिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है कि नहीं है, तो निकल आएगा। अब दोनों के वर्गों का अंतर, तो प्रश्नानुसार आज देखो समय बहुत लग गया यार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या का वर्ग x² बाई 8 का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग x² बराबर 180। ठीक है, तो ये x का पावर 4 हो जाएगा बाई 64 माइनस x², दिस इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये देखो x का पावर 4 है ना, 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 से गुणा करने पर, तो गुणा कर देना आप, तो क्या बन जाएगा, x पावर 4 माइनस 64 x² बराबर 64 इंटू ए। ठीक है, क्लियर है। अब
ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आप ये 0 18 चौको 72 के 2 7 108 7 115 बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लो, बन जाएगा। यदि ना हो तो सीधे सीधे आप पहले इसको मानो, क्या, जैसे माना एक्स स्क्वायर बराबर के, तो यहाँ लिख देंगे के स्क्वायर माइनस 64 के और ये माइनस 11,520 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से तुलना कराएंगे तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 64 और c बराबर माइनस 11,520। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, आप इससे हल कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू रख करके दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, देखो थोड़े से देखें, ये लंबा हो गया इधर। यदि हम ऐसा मानते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, x है, ठीक है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 8x आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा से बच सकते हैं। मान ले बड़ी संख्या, छोटी नहीं बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर करड़ी में 8 इंटू एक्स आ जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे, तो छोटी संख्या निकाला ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि इससे करा देते हैं तो काम मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, यहाँ पर बात समझने की ज़रूरत है। जो मैंने लिखा कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या। ठीक है, समझा कि नहीं, वहाँ वर्गमूल ले लेंगे प्रश्नानुसार। क्या कहता है कि वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या x है वर्ग, छोटी संख्या क्या है, कड़ी में 8x का वर्ग माइनस 180। ठीक है, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। देखो आ गया छोटा। ठीक है, क्लियर है। अब आराम से गुणनखंड, वहाँ बहुत काफ़ी बड़ा हो गया था, तो 180, ठीक है, 18 था हम 180, तो x स्क्वायर माइनस 18 और माइनस 10x माइनस 180 दिस इज इक्वल टू 0। देखो कभी कभी हो जाता है माइनस 18 दिमाग पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है 180, और मैं सोचा आपको बेहतर पूरा खंड करके निकालना आ जाए। x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 x प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18। यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10। ये अनवैलिड हो जाएगा
अमान्य। ठीक है, तो कह रहा था दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है भाई। तो पहली संख्या क्या है? 18 है ना, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया? 18। फिर छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? करड़ी में 8x, तो यहाँ करड़ी में 8 इंटू 18, तो देखिए 4 इंटू 2 ये 9 इंटू 2। ठीक है, खंड कर दिया आप। 9 दूनी के 18, 4 दूनी के 8, 4 बाहर 2, 2 2 2 और ये 3। ठीक है कि नहीं है? तो 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, क्लियर है? आज काफ़ी लंबा हो गया यार। ठीक, तो आज यहीं एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल परफेक्ट, समय तो थोड़ा सा लगा, लेकिन गुणनखंड भी आप सीख जाओगे। ठीक है, कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, ठीक है ना बेटा? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें।